हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल। बेटा जी, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th की वन शॉट वीडियोस पर चैप्टर डाली जा रही हैं। अब लास्ट वीडियो जो हमारी है वो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? मैंने हर बार आपको यही कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चैप्टर है उसके जो नेमिंग है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा जी बोलते हैं एपी। ओके, अब मैं शुरू करता हूं एक वर्ड पैटर्न से। पैटर्न क्या है? छोटी क्लासेस में, जीके की बुक्स में, मैथ्स की बुक्स में आपके पास कुछ पैटर्न्स आते थे लाइक दैट। एग्जांपल्स भी यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि 2 4 6 8 डैश डैश डैश। अगला हो गया जैसे 4 8 12 16 डैश डैश डैश। उससे अगला हो गया 2 4 8 16 32 डैश डैश डैश। 5 10 15 20 डैश डैश डैश। यहां से मैं पैटर्न से शुरुआत करता हूं, बहुत छोटी सी है। तो ये पैटर्न हम जब करते थे तो हम क्या करते थे, मैम या सर जो भी थे आपके वो बोला करते थे बेटा देखो 2 का टेबल है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 12 एंड 14। इसी तरीके से 4 का टेबल है तो 20 24 एंड 28। यहां पर क्या होता था कि देखो 2 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 64 128 एंड 256। इसी तरीके से 5 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से करते थे। अगर आपने ध्यान करा हो तो यही हमारी एक सीरीज होती थी, एपी सीरीज। तो इस पैटर्न को ही हम सीरीज बोला करते हैं। देखो हिंदी भाषा में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या क्या है? समांतर का मतलब क्या है? मैं यहां पर थोड़ा सा आपको यहां से भी क्लियर करता हूं। समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या होता है? पैरेलल। इट मींस क्या कि वो पैरेलल चल रही हैं, पैरेलल लाइंस। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डिफरेंस सेम होता है सभी का। तो सिंपल सीधी सी भाषा में मैंने अभी एक वर्ड बोला डिफरेंस। मैं चीजों को जोड़ रहा हूं आपके लिए, बहुत आराम से समझिएगा इस चीज को। तो देखो एपी क्या होती है। सबसे पहले मैं इसकी जो हमारी जनरल फॉर्म है वो आपको बताता हूं। जनरल फॉर्म a plus d, a plus 2d and so on, where a मेरा क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म, और d क्या होता है बेटा? मेरा कॉमन डिफरेंस। इट मींस कि एक ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन करके मैं सेम डिफरेंस को लाऊंगा। एग्जांपल के तौर पर आप पकड़ लीजिए 4 9 14 19 एंड सो ऑन। अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म की बात करता हूं तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 4। ठीक है, अब अगर मैं इसकी देखो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है? a है। दूसरी टर्म क्या है? a प्लस डी विच इज 14 है। ठीक है, और यहां पर देखो डिफरेंस। अगर मैं d निकालता हूं तो 14 में से 9 गया, सॉरी 9 में से 4 गया 5, फिर ऐसे ही 14 में से 9 गया 5, 19 में से 14 गया 5। इट मींस
कि कॉमन डिफरेंस इसको इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि इनकी जो टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो मेरा सेम होता है। यहां से भी आप निकाल कर रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है बात? यहां पर ये 9 आएगा क्योंकि सेकंड टर्म हमारी 9 है। अब मैं बात करता हूं, देखो अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन पे। अब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास जो क्वेश्चंस आपको बुक्स में दिए गए हैं वो आपसे पूछेगा कि इस सीरीज की जो आपको नीचे सीरीज दी हुई है, ये जो सीरीज दी हुई है इसकी अगली 3 टर्म, सबसे पहले तो ये कहेगा कि चेकआउट क्या ये एपी है या नॉट एन एपी। सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि ये जो सीरीज दी गई है क्या वो एक एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है, ध्यान रखिएगा, अगर वो एपी में है, इफ एनी सीरीज इज इन एपी सो कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे की पॉइंट साथ में लिखकर चल रहा हूं इस चैप्टर में क्योंकि ये चैप्टर है भी बहुत छोटा सा, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि क्या ये सीरीज जो है वो एपी में है या नहीं है। अगर वो एपी में है तो कॉमन डिफरेंसेस सेम होने चाहिए। इट मींस इफ इन शॉर्ट D1 बराबर होना चाहिए D2 के। और D1 कैसे निकलता है, अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं A1 A2 A3 A4 तो D1 कैसे निकलेगा A2 माइनस A1 और D2 कैसे निकलेगा A3 माइनस A2। इट मींस आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दीजिए। क्लियर है बात? अब इसी से ही दूसरे तरीके का क्वेश्चन कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ गिवन एपी। ये जो एपी दे रखी है उसके आगे की 3 टर्म्स निकालो, सीधा सीधा है। देखो कैसे, ए आपके पास क्या है 4 है, डी क्या है 9 माइनस 4 बराबर 5 आ जाएगा, क्लियरली बात है। अब देखो 1 2 3 4 आपको A5 निकालनी है, A6 निकालनी है, A7 निकालनी है, ठीक है। यहां पर ये आगे जाके भी बच्चों को दिक्कत करता है कि सर हमें समझ में नहीं आता ये क्यों क्या कैसे टर्म्स बनी है। तो देखो जो A5 बनती है वो हमारी कैसे बनती है, A प्लस 5 है तो 4D, A प्लस 6 है तो 5D और ये हो गया A प्लस 7 है तो 6D, ठीक है। तो इस तरीके की टर्म्स आपकी आगे के लिए बनेगी। क्लियर है बात? तो यहां पर अगर मैं इनकी वैल्यूज A और D की वैल्यूज रखता हूं तो मुझे मेरी वैल्यूज मिल जानी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन जो आपके पास आता है, किसी भी सीरीज का nth टर्म, इट मींस अगर वो पूछे मेरे से कि इसकी nth टर्म निकालो, nth का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर n इज एन हमेशा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 13 14 15 49 69 75 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कंडीशन क्या है कि nth टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला आ रहा है, ये पहली फॉर्म है, दूसरा है हमारे पास कि nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी की nth टर्म क्या बनेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बनेगा। बिल्कुल सीधा साधा सा फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको A5 बताया था, अभी मैंने आपको बताया था ना कि बेटा A5 क्या होता है, A प्लस 4D। तो ये भी इसी तरीके से आया, A प्लस n की वैल्यू, इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, A प्लस 4D आ जाएगा। तो ये वैल्यूज मैं अपने आप नहीं बना रहा हूं, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, इसी तरीके से आप भी निकाल सकते हो, कोई ऐसी हार्डनेस इसमें नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके ऊपर क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक सीरीज दे दी जाए, एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा 2 8 14 20 एंड सो ऑन। अगर वो मुझसे कहे कि इसकी 53rd टर्म निकालू, इसकी 53rd टर्म निकालू, तो देखो 53rd टर्म के लिए सबसे पहले a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू क्या निकलेगी
53। जो आपसे वो टर्म पूछता है वो मेरी nth टर्म होती है, याद रखिएगा। जब भी वो आपसे कुछ पूछेगा तो वो आपसे nth टर्म के बारे में पूछेगा, ठीक है। nth टर्म जो भी पूछेगा वो मेरी क्या होगी, n होगी। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला क्या है, n, यहाँ पर देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, सभी को पता है। n की जगह रखते चले जाओ, वैल्यूज रखते चले जाओ। तो 314 मेरी टर्म हो जाएगी, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। सीरीज में यही रख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखो वो क्या पूछ सकता है कि सेम सीरीज है आपके पास, दोबारा सीरीज के लिए बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, कि मान लीजिए वो कहेगा कि क्या 320 टर्म, क्या 320 कोई टर्म होगी इस एपी की। यहां पर ये nth पूछा हुआ है, यहां पर ये टर्म दे रखी है, ये याद रखना, सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है बच्चा इसमें। यहां पर वो टर्म पूछी जा रही है, यहां पर ये टर्म आपसे वो कह रहा है कि बताओ ये टर्म है या नहीं है। तो यहां पर ये आपकी an की वैल्यू है, यहां पर an मेरे पास क्या हो गया 320, a की वैल्यू आपको पता ही है, d की वैल्यू भी पता है, तो फॉर्मूला इसी में ही रख दीजिए। तो हमारे पास यहां पर n की वैल्यू आ सकती है। देखो 320 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 6 आ गया। पहले 2 को माइनस कर दीजिए, विच इज 6n माइनस 6 हो जाएगा। इस 6 को इधर आकर प्लस कर दीजिए, बराबर ये हो जाएगा मेरे पास क्या 6n, और n की वैल्यू क्या हो गई 324 अपॉन 6, 6 5 30 एंड 4 यानी कि 54 टर्म। देखो यहां से मैं आपके लिए निकाल कर रख लूं क्या, कि इफ n इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय completely divisible, so the given term is the term of an AP और अगर if n is not divisible so वो मेरी टर्म नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, एक नंबर में यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर एक नंबर में इस चैप्टर से नंबर आता है तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो तरीके से आता है, ठीक है। देखो अब वो टर्म क्या है, देखो यहां पर क्या कहा मैंने आपको, ये चीज समझ आनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं। 4 इज 0 इज एनी टर्म ऑफ एपी, और एपी यही ले लो दोबारा। क्वेश्चन के मतलब को समझना, क्वेश्चन में हार्डनेस कुछ नहीं है। वो ये कह रहा है यहां पर उसने देखो टर्म पूछी थी, यहां पर ये टर्म दी थी, यहां पर वो कह रहा है क्या 0 इसकी कोई टर्म होगी, क्या 0 इस सीरीज की कोई टर्म होगी, और अगर होगी तो कौन सी होगी, और अगर नहीं होगी तो बता दो भाई। तो यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या करा था, an की वैल्यू यहां पर 320 ली थी, यहां पर an की वैल्यू 0 ले लीजिए। तो यहां पर 0 बराबर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा -2 बराबर n माइनस 1 इंटू 6, n माइनस 1 बराबर -2 अपॉन 6, -1 अपॉन 3 आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है। और क्लियरली बात है कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो डेसिमल फॉर्म में आएगी, और डेसिमल फॉर्म में n की वैल्यू हो ही नहीं सकती, बिकॉज n इज ए
integer. So that's why we can say that a0 is not any term of this series. Clear है बात? चलो आगे चलो। अब मैं पहुंचता हूं दूसरी एक्सरसाइज पे। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज की आपकी इस पे कवर अप हो जाएगी बहुत आराम से, इजीली। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन बनता है, सपोज करो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख भी रहा हूं इसी तरीके से कि इफ थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज समथिंग 16 एंड इट्स सेवेंथ टर्म exceeds its fifth term by 12, so find the AP। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में क्वेश्चन खींचता है ये वाला। पहले ही बोल रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्वेश्चन करना आपका काम है। क्वेश्चन करेंगे तो ये चीजें सामने आएंगी, और जब चीजें सामने आएंगी तो इन चीजों को आप लोग मेरे से डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि पहले थर्ड टर्म किसी एपी की थर्ड टर्म मेरी क्या है 16 है, तो थर्ड टर्म क्या हो गई a + 2d हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे पे आ जाओ इधर, वो कह रहा है कि जो इसकी 7th टर्म है वो उसकी 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो 7th टर्म क्या हो गई a + के 60 a + के 4d बराबर +12। मैंने सिंपल वैल्यूज रखी, 7 की वैल्यू ये रखी, 5th टर्म ये रखी, यहां से a से a कैंसिल आउट, ये हो गया 6d बराबर 4d + के 12, और ये हो जाएगा मेरे पास 6d - के 4d बराबर 12, और 2d बराबर 12, और d की वैल्यू आ गई 6। जब d की वैल्यू आपके पास आ जाती है तो आप इसमें पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या है पता नहीं, 2 × d की वैल्यू पता है मुझको, 2 की वैल्यू 6 बराबर 16, तो a + के 12 बराबर 16, तो a की वैल्यू 16 - 12, a की वैल्यू 4। अब वो कह रहा है AP निकालो, तो AP तो निकाल सकते हो आप, a + d, a + 2d, a + 3d, इस तरीके से निकाल लो। a की वैल्यू 4 + 6 10 16, कुछ इस तरीके से आपकी आराम से आ जाएगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक और इस तरीके का हमारा क्या बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है। इसी तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स और दिए गए हैं। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, वो एक्सरसाइज है आपकी 5.2 में। तो कुछ इसी तरीके के जिसमें टर्म्स आपको दे दी गई हैं, कुछ पूछा गया है, तो जब उन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर अप होने वाली है। क्लियर है बात? चलूं आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं भाई। देखो अब आता है, देखो अभी मैंने सीरीज के बारे में सब कुछ बताया आपको कि सीरीज की टर्म कैसे निकलती है, सीरीज की फॉर्म क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने आपको एक सीरीज ली थी अभी, यहां पर क्या लिया था, 4 6 चलो 8 10 12 एंड सो ऑन। वो मेरे से ये पूछेगा, अभी तो वो मेरे से टर्म पूछ रहा था, अब वो पूछेगा मेरे से भाई इन सीरीज की टर्म्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरी क्या वैल्यू आने वाली है। कंसीडर करेंगे क्वेश्चन को। देखो अगर वो ये कह रहा है कि इस सीरीज की 15th टर्म तक का सम निकालो, यहां पर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं सम का। ठीक है, अगर वो मेरे से ये कह रहा है कि आप मुझे क्या करेंगे कि सम निकालिए इसकी कितनी टर्म का, 15 टर्म का, तो हमको क्या करना है मेरे भाई, देखो ध्यान से। यहां पर a की वैल्यू 4 ही रहेगी, d की वैल्यू 6 - 4 बराबर 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 15 हो जाएगी,
और सम का फॉर्मूला आपके पास आएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल सादा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। देखो अब n की वैल्यू 15/2 इंटू 2 इंटू a 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो ये जाएगा 15/2 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2 विच इज 15/2 इंटू 8 प्लस 28 एंड आंसर इज आपके पास कितना आ गया 28 8 36, इसको काटेंगे 18 आएगा और 270 आपका आंसर सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है बेटा, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा हार्डनेस नहीं है। अब देखो अगर मुझे किसी सीरीज की, मान लो इसी सीरीज का 2 + 4 + 6 + 10, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एंड सो ऑन अप टू मुझे 300 तक सम निकालना है। अप टू 300 तक मुझको इसका सम निकालना है, तो मेरे पास कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन अच्छा है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें आप क्या करते हो, गलती करते हो, आपको ये लगता है कि सब कुछ चीजें दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हर चीज नहीं दी जाती हर क्वेश्चन में। यहां पर हमारे पास, मुझे ये बताओ कि हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स पता है क्या? नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे पता ही नहीं मेरे भाई, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे ना, तो सीरीज क्या बनेगी 2 4 6 एंड सो ऑन 300। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने इसलिए नहीं इलैबोरेट किया क्योंकि अगर L की जगह an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी रख दूं, ये मेरा nth टर्म का फॉर्मूला है, तो देखना दोनों में डिफरेंस है कुछ भी नहीं है। बस an की जगह हमको क्या रखना है, L रखना है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से कैसे। तो L का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर L क्या है, सबसे लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 300 है, A की वैल्यू क्या है 2 हो गई, D की वैल्यू क्या है 2 हो गई। ठीक है, तो L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 300 बराबर 2 प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारे पास 298 बराबर n-1 इंटू 2। जब n-1 करेंगे तो 298/2 आएगा, यानी कि इट मींस 149 बराबर n-1, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 149 प्लस 1 यानी कि 150 टर्म है। इट मींस इस उसमें मेरे पास टोटल ये वाली जो टर्म आई है ये 150th टर्म होगी। अब मुझको निकालना है सम। अब वो आपकी हेडेक है, आप ये वो फॉर्मूला यूज करें या फिर डायरेक्टली अगर if last term is given, so Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l, बिल्कुल सीधा सादा फॉर्मूला। वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 150/2 इंटू n a क्या है मेरे पास 2, l क्या है 300, तो कर दीजिए, ये कट गया मेरा 75 इंटू 302 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन दिया गया है और आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू फाइंड n, द वैल्यू ऑफ n फर्स्ट। n की वैल्यू इज मैंडेटरी, मतलब बहुत जरूरी है ये चीज। n की वैल्यू के बिना आप इस क्वेश्चन को ना तो इस मेथड से ना ही इस मेथड से कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो 12th चैप्टर है, जितना भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिए। अब आपका काम रह जाता है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें और इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करें। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना। पहले आपने एन का फॉर्मूला पढ़ा, जैसे मैंने आपको टर्म वाइज स्टेप वाइज समझाया, इसी तरीके से आप स्टेप वाइज पढ़ें, स्टेप वाइज क्वेश्चंस को करें। आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे दे रखे हैं। आर.एस. अग्रवाल है, आर.डी. है, बहुत लेवल मतलब टाइप में कह सकते हैं कि स्टेप वाइज दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी होंगी, और अगर आपको करने में दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में तो आपको डालना ही है। और दूसरी चीज, अपना भला कर रहे हो तो दूसरों का भी भला करना है, पता तो है ये चीज, है ना। तो वही कंडीशन है कि शेयर
बच्चों को बताओ, दूसरे बच्चों को भी बताओ कि भाई मैं ऐसे ऐसे देख मैंने ये चीज कर रहा हूँ तो तू भी ये चीज करो, मतलब करो। इट मीन बेनिफिट, देखो नुकसान होने वाला नहीं है, बेनिफिट ही होगा, कहीं ना कहीं से तो बेनिफिट मिलना है। कुछ ना होने से तो अच्छा है कुछ तो आए, तो वो वाला कंडीशन है। मुझे पता है पढ़ने वाले तुम एक रात पहले ही हो, तो एक रात पहले के ये बहुत सही ये चीज है, कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ। सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ लोगे, इसके ऊपर 5, लिटरली बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, अगर आपने मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इसके कर लिए हर कॉन्सेप्ट के, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि मैं एनसीईआरटी नहीं समझा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी बेस समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्वेश्चंस को करो और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आपके पास टाइम है तो आप करें, अदरवाइज मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट आपको करने हैं हर चैप्टर का। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।